बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज आपसे अच्छी सी बात, पते की बात जो करना चाहती हूँ वो है सुलह करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत छोटी है। नाराज़गियाँ, गिले शिकवे सिर्फ हमें डिप्रेशन और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और जब हम अपनी सपोर्ट और अपनी मोहब्बत का किसी को इजहार कर रहे होते हैं, चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, तो अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे कि दो बहनें हैं आपकी और दोनों का आपस में झगड़ा है और मैं हफ्तों की भी नहीं बात करूँगी और 3, 4, 5 दिनों से लड़ाई चल रही है। हमें तो ये कहा गया है कि लड़ाई को भी नहीं बढ़ाना चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा हमें नहीं झगड़ना चाहिए किसी से। वैसे तो जिस वक्त कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो घर के किसी बड़े या किसी और फैमिली मेम्बर को अंदर पढ़ के उस मसले को रिजॉल्व कर देना चाहिए, लेकिन ये कम होता है। अपने ही घर वाले कभी कभी, जिसको हम एक तमाशा कहेंगे, उस तमाशे को देख रहे होते हैं लेकिन रेजोल्यूशन की तरफ या मसले के हल की तरफ नहीं जाते। सो आपस में गॉसिप करने के बजाय और डिस्कशंस में पढ़ने के बजाय क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी बात है, चलो दोनों लोग अपनी अपनी राय और अपने अपने ओपिनियन पे फंसे हुए हैं, डजंट मैटर। अंग्रेजी का एक मुहावरा है एग्री टू डिसएग्री, कि भाई आपने दोनों ने मान लिया कि दोनों ही सही हैं, लेकिन आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही एक चीज़ पे और उस बात को दरगुजर करो और आगे निकलो। सबसे बड़ा मसला जब लोगों की आपस में लड़ाई होती है तो वो होती है प्रॉब्लम अना की, जिसको हम ईगो कहते हैं। तो अना और ईगो को साइडलाइन कराएं, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात पॉजिटिव रखें और अगर आपकी फैमिली में, घर में किसी की लड़ाई है तो उनकी सुलह करवाएं। और अगर आपका अपना कहीं लड़ाई या झगड़ा चल रहा है तो फिर आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप उस झगड़े या लड़ाई को ख़त्म कर दें। एंड बाय द वे, माफ़ी मांगने से या किसी चीज़ को दरगुजर करने से किसी की इज़्ज़त कम नहीं होती, बढ़ती ही है। और एंड में हमने अपने रब को राज़ी करना है, इंसानों को भी करना है, लेकिन सबसे पहले अपने रब को राज़ी करना है। और जब आप कोई पॉजिटिव और अच्छा काम करते हैं, किसी और ने कुछ गलत किया, आपने लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कहा अच्छा भाई मैं सॉरी कह देता हूँ या कह देती हूँ, तो इससे आप बड़े बनते हैं, छोटे नहीं। इस वक्त हमारे पास ऑन सेट एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है जिनका बहुत बड़ा दिल है, जिन्होंने न जाने कितने लोगों की सुलह करवाई है, कितनी दफ़ा खुद किसी और की गलती को दरगुजर करते हुए दिल बड़ा करके अपने ऊपर बात ले ली। आज हमारे साथ एक लिविंग लेजेंड है जो ऑब्वियसली एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं इन एवरी लेवल एंड ट्रैजेक्टरी। ड्रामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप किसी भी एंगल से देखें तो ही इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड गवर्नमेंट की जानिब से माशाल्लाह इनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। हमारे आपके सबके फेवरेट अशरफ खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। यहाँ के हाल अच्छा हो जाता है जब पीटीवी में आते हैं ना, तो क्योंकि बहुत दूसरी अच्छा जगहों जाके कुछ बेहाल से भी हो जाते हैं। है? दूसरी जगहों जाके हम थोड़े बेहाल हो जाते हैं जी, कभी 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 कभी। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो एक बात बताएं कि अभी हम सुलह करने की बात करा रहे थे और मुझे कुछ ऐसी बातों का भी पता है कि कितने मामलात में पढ़ के आपने मसले हल करवाए, स्पेशली आर्टिस्ट कम्युनिटी में। आपकी क्या राय है सुलह करवाने के बारे में? इससे अच्छा काम ही कोई नहीं है, क्योंकि लड़ने वालों को एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उनको एहसास हो और इतनी समझ हो तो वो आपस में लड़े ही ना। और उसके साथ साथ खान साहब ये भी तो देखे ना कि जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो उनकी अना इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी ईगो हो जाती है कि उनको उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। वही जड़ होती है फसाद की, ईगो ही जड़ होती है। वरना दरगुजर करना हो तो कोई आपको कहे कि आप ये हैं, आप वो हैं, वो कहे यार आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है। अगर ये भी ईगो का मसला लेके बैठ जाए कि तुमने ये कैसे कह दिया मुझे, वो कहेगा हाँ मैंने कहा, तो फिर उससे झगड़ा शुरू होता है। अफ़हाम व तफ़हीम जो है ना, इसका हुक्म भी है और सुलह करवाना भी हुक्म है। और लड़ाई भी आपने अभी फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। बट आप देखें कि झगड़े महीनों, सालों पे चले जाते हैं। अच्छा, सब कह भी रहे हैं कि हाय हाय बड़ा बुरा हो रहा है,
ऐसे नहीं होना चाहिए। और व्यूअर्स, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कौन लोग होते हैं जो हर चीज़ में हाँ भी मिला रहे होते हैं। इस पार्टी की भी कहानी सुन रहे होते हैं, उस पार्टी की भी सुन रहे होते हैं। ओ भाई, जब आपके पास इतना टाइम है कि दोनों की अलग-अलग जाके सुने, तो बेहतर नहीं है कि उस टाइम को यूटिलाइज करें उनको जोड़ने में? वो सुलह करवाने वाले नहीं होते, वो इंजॉय करने वाले लोग होते हैं कि ये और लड़ें तो हम इंजॉय करें। वो होते हैं शरारती लोग। सुलह कराने वाले तो इधर उधर की बात करते ही नहीं। वो कहते हैं यार आप भी गलत हो, आप भी गलत हो, आप भी ठीक हो जाओ, आप भी ठीक हो जाओ। तो वो ठीक हो जाता है मामला चंद लम्हों के बाद। ये चलो 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, वो रियलाइज़ करके फिर वो सुलह हो जाती। कम से कम बंदा मिट्टी पा के आगे तो बढ़ सकता है जी। और ये जो बंदे, और आपने नोटिस किया कि जो 2 लोग लड़े हुए होते हैं वो खुद भी खुश नहीं होते। इट्स नॉट लाइक लड़ाई करके कोई बांस पे चढ़ा करके ओ ये हमने बड़ा अच्छा कभी भी नहीं। अनलेस अगला बंदा कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हो या कोई बहुत ही आपके साथ जलाद वाला एटीट्यूड रखता हो। अगर सोचें इसके बारे में तो देखिए, 2 भाइयों की अगर बीच में लड़ाई हुई है और ज़्यादातर आपको पता है एक सर्टेन एज पे आके पैसों पे ही होती है, उस पैसे पे जो आपने अपने साथ तो नहीं लेके जाना, ये तो नहीं, यहीं रह जाना है। ये नहीं सोचते ना लोग, वो समझते साथ लेके जाना है। दुनियावी चीज़ों के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर देते हैं। एक तो आखिरत भी बर्बाद करते हैं और आखिरी लम्हे भी। बिल्कुल। जब इंसान अल्लाह ना करे अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उस वक्त उसको अपने चाहिए होते हैं, अपने करीब। और उस वक्त फिर याद आता है कि भाई मेरा एक भाई था या मेरी एक बहन थी या मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार था जिसके साथ एक झगड़ा चल रहा है, मसला चल रहा है, काश वो हल कर लिया होता। बड़ी चीज़ें सोचता है बंदा, बहुत सारी चीज़ें। लिहाजा ये चीज़ों की नौबत नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही इनको सॉल्व कर लेना चाहिए। झगड़ा है, लड़ाई है, कुछ भी है। अच्छा, आपका क्या तरीका है मसले रिजॉल्व करने का? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप जब भी पढ़ते हैं किसी मसले में, आप उसको हल करके ही निकलते हैं। तो मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ क्योंकि बड़े लोग मसला हल करना चाहते हैं और स्यापा पड़ जाता है बड़ा, और बड़ी लड़ाई हो जाती है। जी नहीं, बिल्कुल। आप अगर नीयत के साथ सुलह कराने चले हुए हैं तो वो हो के रहेगी। और दूसरा, ईगो जो आपने कही, मैं तो मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि आप बच्चों से क्यों इस तरह कहते हैं। मैं बच्चे को डांट देता था तो चंद मिनटों के बाद मैं कहता था सॉरी बेटे। वो कहती क्यों बच्चे से सॉरी। मैंने कहा नहीं, बच्चे से सॉरी करेंगे तो ये भी सीखेगा, कल आगे ये भी करेगा। हम रोल मॉडल होते हैं बच्चों के, वो देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, वही वो करते हैं। लिहाजा हमें हर वो अच्छा काम करना चाहिए जिसको देख के वो नक्शे कदम पे आपके चले। ब्रिलियंट। जैसे कि आपने कहा, हम जो देखते हैं वही फिर आगे करते हैं। तो बचपन का रमज़ान कैसा था? और अब के की तरफ आऊंगी, लेकिन आई वांट टू नो अबाउट बचपन का रमज़ान। बचपन जैसा रमज़ान, बचपन जैसे मज़े, बचपन जैसी खुशियाँ। ये अंदाज़ा लगाइए कि जब कपड़े लाते थे हम कहीं से रेडीमेड और जूता लाते थे तो उसको बार बार हम देखा करते थे कि ये पड़ा हुआ है, ये पहनना है सुबह। ये चांद रात की बात कर रहा हूँ, ईद के लिए। रमज़ान में वो माँ के हाथ के पराठे, माँ के हाथ का सालन, माँ के हाथ की वो चीज़ें और वो प्यार, वो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकता। कदम कदम पे याद आते हैं। गश तो पड़ती थी शुरू के रोज़ों में, जब वो गर्दन के नीचे हाथ दे के उठाते थे, बुरा लगता था। ओए होए होए, अभी तो गहरी नींद में थे, मगर वो प्यार। आपकी तो गर्दन के नीचे हाथ रख के मोहब्बत से उठाते थे, हमें तो कहते उठो, सहरी का टाइम हो गया। सारे तबक रोशन हो जाते थे इंसान के। मगर वो भूल नहीं सकते हम, वो जो रमज़ान बचपन के थे। फिर वक्त जिस तेज़ी से जुगन गुजर रहा है ना, हम इन चीज़ों को भी आगे चल के मिस करेंगे। इस एज के रमज़ान को भी, जो वक्त आगे आ रहा है, तो जो वक्त गुजर रहा है वो बहुत अच्छा गुजरा हुआ। बट आई वॉन्ट टू टॉक, मतलब जैसे बचपन की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने फिर अपने घर में भी इम्प्लीमेंट की? होता है ना कि जैसे कि हमारे घर में पालक वाले पकौड़े, वो डिप करके जो फ्राई करके बनाते हैं, वो हमेशा बनते थे। अगर इफ्तार पे वो ना हो घर पे हर रोज़ पूरा रमज़ान, तो मज़ा नहीं आता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कैरी करते हो फॉरवर्ड, जिस तरह की ईद की सुबह नहीं बल्कि रात को ही हलवे, खीर, शीर खोरमा, ये सब चीज़ें तैयार हो जाती थी, स्पेशली मीठी ईद पे, और वो फिर नेक्स्ट डे खाई जाती थी, वो नाश्ते में खाई जाती थी। आपकी और हमारी एक बात तो कॉमन है,
पालक का गुज़र आपके भी घर से होता है, साल हर साल से हमारे घर में भी होता है। हमारे यहाँ वो पत्ते की शक्ल में बनता है, वही उसको डिप करके उसमें हाँ डीप फ्राई करते हैं और वो वो क्रिस्पी पत्ता बाहर से होता है और अंदर वो पत्ता भी क्रिस्पी हो जाता वो इफ्तारी नहीं होती अगर वो पत्ता नहीं है उसमें। वो लाजिम है कि वो होना चाहिए। कभी हो जाता है मिस हो गया, कब पत्ते कहाँ है, कहाँ है पालक, कहाँ है पालक, हर बंदा पूछता है। उसका मज़ा ही और है, जितना क्रिस्पी होता है वो मज़े आ जाते हैं। मुंह में पानी आ गया आपके। है इस वक्त दिल चाह रहा है कि इस वक्त भी निकल रहे हो तो हम खा लें, मगर आज वो पोर्शन इफ्तारी के बाद फिर मतलब आप अब अच्छा हम अफ्तार में उतना ही करता हूँ जिसको बर्दाश्त कर सकूँ। एक खजूर से रोज़ा खोलें, थोड़ा सा पानी पिएं आप, और दूध पीता हूँ मैं तुहम बलंगे डाल के आधा गिलास। ओ वेरी नाइस। ये मेरी इफ्तारी है। उसके फौरन अच्छा, ये बाद किसकी रूटीन होती थी आपके घर में पहले? मेरी माँ की। आप देखा ना, मैं वही चल रहा है, वही चल रहा है। वो इतना ही करती थी, हम भी उनकी देखा देखी उतना ही करते हैं। बच्चे अब उस पे गए हैं ज़रा फास्ट फूड पे, इन चीज़ों पे। आप देख लीजिएगा 10-15 साल बाद वो भी यही करेंगे। हाँ, होता पता है क्या है, इनिशियली जो चीजें आपको चुभ रही होती है ना, वही चीजें आप फिर आगे जाके खुद ही करना शुरू करते हैं और कहते हैं हायला मैं तो अपनी अम्मा बन गई हूँ, हायला मैं तो अपना अब्बा बन गया हूँ। होता है। कहना भी नहीं पड़ता कि भाई ये करो वो करो। मैं तो वैसे भी नमाज की हद तक और रोज़े की हद तक तो ये हमारा फ़र्ज़ है, अगर ये नहीं करेंगे तो कोताही करेंगे। बिल्कुल। उठो बेटा रोज़ा रखकर नमाज पढ़ ली बेटे आपने, वो नहीं भी पढ़ी हुई तो वो चल पड़ेगा उधर को, जी मैं बस पढ़ने ही लगा था। ये चीज़ें आप पॉइंट आउट करते रहेंगे तो बच्चे सुधरे रहेंगे। अच्छा मतलब रमज़ान में आपकी मतलब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मतलब काम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कैसे मैनेज करें? हमें तो मैं देखो अभी भी मैं रिकॉर्डिंग से ही आ रहा हूँ, रमज़ान ही है ना, तो इसमें भी छुट्टी नहीं है। तो उधर फिर क्या रूटीन होती है आपकी? क्योंकि कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि भी इफ्तारी के बाद सहरी तक शूट कर लो, कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं जी मतलब आप शुरू करें 9 बजे और इफ्तार से पहले पहले हमें फारिग कर दें। तो आपकी रूटीन क्या है जो आप प्रेफर करते हैं? ये वो टाइम देते हैं, अब जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये 2 से 12 बजे रात तक रखी हुई है उन्होंने, यानी दोपहर 2 बजे शुरू होती है, वहीं ब्रेक हो जाती है इफ्तारी की, उसके बाद भी उसे कंटिन्यू करते हैं रात 12 बजे तक, ताकि लोग जाके फिर सहरी वहरी के लिए 1-2 घंटे सो के उठ जाए। ये इनकी रूटीन है जिनका मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। वरना रोज़े के साथ सुबह 9 बजे से भी कराची में हम रिकॉर्डिंग करते हैं अफ्तारी तक। अफ्तारी तक वो ख़त्म कर देते हैं, पूरा एपिसोड 25 मिनट 30 मिनट का एपिसोड होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये रूटीन, ये हर रूटीन में आपको फिट होना चाहिए, अपनी मर्जी नहीं लेकिन ठूंसनी देखिए ये चाहिए। बोलने वाला काम है, एक्टिंग बोलने वाला काम है, और आपको हमेशा बहुत बोलने वाले कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसकी अच्छी होती है मतलब अपना आपको एक्सप्रेस करने का। आपके यूजुअली कैरेक्टर्स लंबी लंबी बातें करते हैं, तो फिर आप देखिए बोल बोल के भी हलक सूख जाता है, चमड़े की हो जाती ज़बान। में लाहौर में एक सीरियल कर रहा था, उस जालिम ने रमज़ान में दोपहर को रिकॉर्डिंग रख ली, यानी गर्मियों में। सुबह गर्मियों में जून जुलाई में, और ले रहा है लंबे लंबे शॉट। उस गली के कोने से आप निकलेंगे, इनसे पता पूछते हुए आप इनसे उनसे इनसे करते हुए इस एंड तक आएंगे। मैं यकीन करो मेरी ज़बान लगे कि चमड़ा हो गई है, सूख गई है और तालू के साथ लग गई, मगर करना पड़ा, चूँकि काम है। मैं वहाँ बैठ जाऊँ, नौकर की तो नखरा की हैं नौकर की तो नखरा की। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, और अक्सर लोग कहते हैं नौकर कह दिया, मैं कहती हूँ बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे नौकरी करने वाला नौकर होता है, और हम सब किसी ना किसी के लिए तो नौकरी कर ही रहे हैं। आज जब मैं सेट पे था तो कामरान मुजाहिद भी मेरे साथ था। इसने एक सीरियल यहाँ प्रोड्यूस किया था लाहौर में, तो वह भी रोज़ों की बात हुई तो वो कहने लगा नहीं, इनको भाईजान को तो मैंने बड़ा लंबी लंबी वॉक करवाई रमज़ान में, इनका रोज़ा होता था। तो मैं कह रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बचपन से आदत डाली हुई है, तो तुमने बहरहाल उस दिन जुल्म किया जून जुलाई में। वो आगे पीछे भी हो सकता था, नहीं वो बड़ा फंसा हुआ था। मैं अभी बातें हो रही थी थोड़ी देर पहले। क्या बात है। चलिए एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं। जी बाकायदा। ब्रेक के बाद मैं आपसे 2 बड़े अहम सवाल पूछूंगी। जी, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे ज़्यादा अपने आप को नाकाम कब महसूस किया, ये दोनों सवाल, इनके जवाब अशरफ खान साहब देंगे ब्रेक के बाद। भाई
आपके मेरे बल्कि पीटीवी के लाडले अशरफ खान साहब हमारे साथ हैं। बल्कि प्राइवेट सेक्टर में अब ये बेसिकली तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन पीटीवी कहता है कि ए अली खान साहब साडे ने। बिल्कुल। और हैं आप हमारे ही हैं। हम भी 100 झमेलों में फंसे हुए हों, पीटीवी का एक फ़ोन जाए, वो सब चीज़ें कुर्बान करके हम आ जाते हैं। मैं बताया कि मैं कहाँ काम था, छूट के आए हैं। मैं रिकॉर्डिंग में था और यहाँ से कोसों दूर, लेकिन पीटीवी मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, मैं 1.5-2 घंटे के लिए मैंने और जाना। मेरे साथ तो आपका वैसे ही कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप सिर्फ पीटीवी के लिए आए। पीटीवी नहीं, जुगन से तो ताल्लुक है। अब ये कह के मरना, मैंने आपको सारी टीम हंसी है अभी जी मेरी जी वो आपकी आपको बात। चीज़ उठा के मार दोगी। शुक्र है कोई ऐसी वजनी चीज़ नहीं पड़ी हुई। नहीं पड़ी हुई है, लेकिन मैं उठा नहीं सकती। हाँ बट कह दे कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, आप सुन नहीं रही हो। आपने कहा कि आप पीटीवी का हिस्सा नहीं हो, मैं हूँ ही तो पीटीवी। पीटीवी की जब बात करेंगे तो उसमें सब आ जाएंगे। ये जितने भी खड़े हुए हंसे थे अभी, ये सारे पीटीवी का हिस्सा है और मैं भी पीटीवी का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं लाइव के ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी के साथ हूँ। ये स्टूडियोज़ भी मेरे सामने, ये वाली इमारत बनी थी। हम पहले इतने आप पुराने नहीं है। मैं इतना ही पुराना हूँ, मैं अब मुंडा बनना छोड़ दिया है मैंने। अच्छा छोड़ दिया। हाँ अच्छा चलें, अब क्योंकि आप बुजुर्गी में आ गए हैं। हाँ आप कभी भी बुजुर्ग कैटेगरी, वो वाला जो बुजुर्ग नहीं होता जिससे बंदा डरता है और घबराता है और बहुत, आप तो हम सबके फ्रेंड हैं। अच्छा अब वापस आ जाते हैं पीटीवी। पीटीवी तो चलें, आपका एक बहुत खूबसूरत प्यारा ताल्लुक है, लेकिन देखिए जिंदगी के सफर में अप्स भी आते हैं और डाउन्स भी। डाउन क्या था? डाउन कब फील किया कि यार नो आई कांट, आई डोंट वांट टू, या कोई ऐसी मोमेंट जहाँ पे भट्टा बैठ गया? अपनी इस फील्ड की जब चालाकियां देखता हूँ तो मैं अपने आप को मिसफिट महसूस करता हूँ कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। चालाकियां, ये वो झूठ फलां, नहीं मैं वहाँ था मैं साइन आपको करा लिया 10 दिनों के लिए, एक्स अमाउंट ऑफ मनी पे, काम आपसे 4 दिन का लिया, 5वें दिन की आपने डेट मांगी तो आगे से कौन सी डेट थी, काम तो खत्म हो। कवि साहब खुदा गरी के रहमत करे, आमीन। करवट उन्होंने कहा मियाँ हमारे साथ तो अजीब हादसा हो गया। मैंने कहा क्या? कहने एक बच्चा आया, मुझसे बहुत प्यार करते थे। उसने कहा कवि साहब आपकी उसमें ना शमूलियत बहुत ज़रूरी है, टेली फिल्म कर रहे हैं। तो उस वक्त टेली फिल्म होती थी 90 मिनट की, 100 मिनट की या 120 मिनट की, इससे ज़्यादा क्या होगी। कहने लगे, हमने कहा भाई कितने दिन का काम है? उसने कहा जी काम तो 4 दिन का है, मगर हम 3 दिन में भी आपको फारिग कर सकते हैं अगर हम जल्दी करें। कहने लगे, उन्होंने खैर 4 दिन लगा लिए। हमने भी जो उनसे कहा उन्होंने वो पूरा कर दिया। बाद में हमें किसी मुखबर ने कहा कि कवि साहब वो आपने जिसकी रिकॉर्डिंग कराई थी वो ऑन एयर है, और वो सीरियल था को 13 के 14 किस्तों का, जिसमें हर एपिसोड में उनके 2-2 सीन लगे हुए थे। तो जब ये मनाजिर हम देखते हैं अपनी फील्ड में तो फिर सोचते कि यार नहीं, हम इसमें क्यों हैं। एक प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बुलाया, वो कहने लगे जी मैं उस ज़माने में अमेरिका जा रहा था किसी शो के साथ, तो उन्होंने कहा जी ये करना है। उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बहुत अच्छे बड़े टैलेंटेड प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मैंने कहा कब से शुरू कर रहे हैं? कहने लगे 13 से। मैंने कहा कितने? कहने कि 13 दिन मुसलसल करेंगे। मैंने कहा तो मैं तो मुल्क में नहीं हूँगा, ये तो 3, 4, 5 ही हो पाएंगे, मैंने जाना बाहर। तो ये देखिए ये पोस्टर छपा हुआ, ये सारा दिखाया। वो फिर बात तो वहीं रह जानी थी। मैंने अभी गाड़ी के दरवाजे पे हाथ डाला कि तीर की तरह एक नौजवान आया मेरे पीछे दौड़ता हुआ। इस वक्त तो माशाल्लाह टॉप है वो, उस वक्त नया था मगर था वो हीरो टाइप। उन्होंने कहा भाईजान मैंने बड़ा अफसोस होया। मैं कहा की होया? ये आपने जो उनको बताया कि आप जा रहे हैं, आप 4-5 एपिसोड रिकॉर्ड तो होने देते। मैं कहा बेटा हम 50 साल से काम कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि हम ये नहीं करते कि 4 उसकी करवा के उसको फंसा देना। भाई साहब मैं एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, एक और बच्ची भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। वो प्रोजेक्ट डब्बा हो गया। वो क्यों डब्बा हुआ? क्योंकि जो लड़की थी शी वॉज एक्सपेक्टिंग माशाल्लाह से, और मतलब यू नो वन ऑफ दोज गर्ल्स जो बड़ी स्लिम स्मार्ट ये वो, और वो अपने 5th मंथ में थी, किसी को पता नहीं चला क्योंकि वो इतनी स्लिम स्मार्ट सी थी कि ज़रा सा उस पर वेट चढ़ा हुआ था। सबने कहा कि मे बी शी इज़ वैसे ही गेन वेट ना। उसने मेंशन किया एक सोप नुमा सीरियल टाइप चीज़ थी, 50 एपिसोड का उसने चलना था। आप सोचे खान साहब 10 एपिसोड रिकॉर्ड कराए,
उसके बाद जब उसे कहा कि जी अब हमने फिर रिकॉर्ड करना है, क्योंकि शुक्र है उन्होंने ऑन एयर नहीं किया कि अगले महीने फिर करना है, उससे कहा नहीं जी मेरा तो वेट बहुत एकदम से पुट ऑन हो गया ये वो। तो उन्होंने कहा तो वजन से क्या फर्क पड़ता है, कम कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी आई एम एक्सपेक्टिंग। अब ये भी गलत बात है, ये बताना क्योंकि देखिए चाहिए आपकी फिजिक बदल जाती है, सारा कुछ चेंज हो जाता है, या आप उनको बताएं तो वो अपनी स्टोरी चेंज कर देंगे आपके लिए कि चलो ये भी मामला हो गया उस प्रोजेक्ट के मतलब उस कैरेक्टर के साथ। आप सोचें कि सिर्फ 10 दिन के पैसे पकड़ने के लिए उसने 50 एपिसोड का बेड़ा गर्क कर दिया, नुकसान कर वो डब्बा हो गया, क्योंकि वो 6 महीने के लिए डिले पे गया, जब तक मामलात ये वो, बच्ची ने कहा अब मैं काम ही नहीं कर रही, और वो बेचारों ने 10 एपिसोड, आपको पता है बड़े महंगे शूट होते हैं, और आजकल तो बहुत महंगे होते हैं। सो इस किस्म की चीजें खवातीन भी करती हैं, मर्द भी करते हैं, पैसों के बारे में जो गलत बयानी है, खैर ये तो बुरी बात हो गई। अपनी जिंदगी में अपने आप को सक्सेस स्टोरी कब आपने कंसिडर की? इससे बड़ी सक्सेस क्या होगी कि लोगों ने 2-2 लाख रुपए पे मुलाजिम रखे हुए हैं जो उनका तारुफ करवाते हैं, सिर्फ उनका यही काम है। इनको जानते हैं? वो कहता है नहीं, अरे ये सेठ फलां है। वो कहता है अच्छा, तो वो फिर उससे उनसे मिलता है, जनाब आपका बड़ा नाम सुना हुआ, देखा नहीं हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिल जमा कराने भी लाइन में खड़े हो जाए हम, मैं थ्रू प्रॉपर चैनल जाता हूँ। मैंने आपको देखा, मैं कभी नहीं गया कि मैं उधर से जाऊँ चोर दरवाजे आपने से कभी प्रोटोकॉल मैं लाइन में खड़ा, कई कहते भी हैं वो तुसी किथे खड़े हो जनाब, तो मैनेजर निकल के आता है बैंक का, जनाब आप धूप में कहाँ खड़े हुए हैं, आप अंदर आए ना। मैंने कहा दोस्तों साथियों आपकी इजाज़त से वो मुझे लेने आ गए, अगर आप कहें तो मैं चला जाऊँ। तो वो कहता है जाओ जी जाओ, तुसी तो जाओ। तो वो अंदर लेकर, इससे बड़ी सक्सेस क्या होगी? और इधर लोग प्रोटोकॉल की ख्वाहिश में एयरपोर्टों में इतनी बदतमीजियां करते हैं, आपने देखा हुआ है? तौबा तौबा। आपने कभी देखा है साहब के एयरपोर्ट जब हम जाते हैं और लाइन में लगते हैं, जो लोग आगे मतलब कट करके लाइन आगे जाने की कोशिश करते हैं या किसी प्रोटोकॉल या जो भी, तो वो जब जा रहे होते हैं तो लोग कितना बुरा भला कहते हैं और डांटते हैं कि भाई आप भी लाइन में लगें। और आपको अल्लाह ताला ने कितनी रिस्पेक्ट दी है कि आप लाइन में खड़े हुए हैं, आप खुद नहीं निकल रहे, आपको मैनेजर बुलाने आया है और आपको आपके इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं कि सर आप जाएं। कितनी बड़ी बात है। ये तो लाइनें फलांग के जाने वाले लोग एयरपोर्ट के बताए हैं। कभी शादियों के मनाजिर देखे हैं, जिस टेबल पे खाना लगा होता है उसी पे खड़े होकर खा रहे होते हैं। 20 बुजुर्ग और बड़े लोग आके कहते हैं बेटा बेटा बैठ जाओ, कुर्सियों पे बैठ जाओ, ये ले जाओ खाना। वो नहीं हटते उस जगह से। ये हमारा खासा है कि कुछ भी कर लो, हमने यही करना है जो हम कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को हम चेंज भी तो कर सकते हैं। आप एक रोल मॉडल हैं। हो सकता है अगर सामने वाला समझने की कोशिश करे तो। अब लोग बिल्कुल लापरवाह हो चुके। मैं एक फल ले रहा था तो मैंने वो अंगूर पकड़ा सुंदर खानी, तो कहता सर जी मैं क्या क्यों है, दुखदा है कि बीमार है? नहीं सर वो ये टुट जाते ना। मैं कहा चल यार छड़ नूं, अस मैं नहीं लैंदा। नाराज़गी सी होगी थोड़ी सी जो होती है कि यार तू चंगा बंदा है। ये नहीं, वो ये होता है, फिर वो आपको घेरते हैं, आपको गिल्टी कराते हैं, फिर वो आपसे डबल पैसे ले लेते हैं। मैं दिलेरी की बात सुना रहा हूँ। मैंने कहा उसको, कोई बात हुई तो मैं क्या यार तुम्हें मरना भूला हुआ, मरना भुल गया तेनू? कहता और जदों मरांगे उदों वेखी जाएगी। दलेरी की इंतहा। मैं क्या बेटा जदों मरेगा ना तो फिर तू कुछ नहीं देख सकना, वो तेनू देख रहे होंगे जिहड़े कोड़े लैके तेरे लिए खड़े होंगे। वही तो बात है ना, हम लोग भूल जाते हैं। सुधरेगा कौन जब ढिठाई का इंतहा हो गई हुई है। बट आप ये भी तो देखें ना कि एक जब लोग मजबूर फील करते हैं, क्योंकि मैंने बड़ी दफ़ा लोगों से पूछा, मैंने एक दफ़ा एक बच्ची से पूछा, घर में काम करती थी मेरी दोस्त के, तो मैंने कहा यार हर रोज़ तुम हर बार मैं आती हूँ तुम्हें डांट पिट रही होती है कि तुमने अपने काम नहीं पूरे किए, मसला क्या है? कहती है आप ही सच बताऊं। कहती आप ही को मैं, जो उसकी आप ही हैं वो, उनको मैं बैठी भी अच्छी नहीं लगती। उन्होंने मुझसे सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक काम करवाना ही करवाना है। अब चाहे मैं 10 काम कर लूँ या 12 कर लूँ, और उन्होंने अगर मैंने 12 भी कर दिए तो उन्होंने 4 और दे देने हैं। तो बेहतर ये है कि मैं आराम आराम से जितना मेरा दिल चाहता है करूँ। मैंने कहा पुत्र तेरी नौकरी नहीं टिकनी, हर बार मैं जाऊँ उसको डांट पिटे। और उसने मेरे मुंह पे ब्लंटली अपनी जो बॉस है उसकी सहेली को बता रही है
कि आप ही ने तो बैठने नहीं देना, तो बेहतर है कि मैं उतना ही करूं जितना मेरे लिए कन्वीनियंट है। आप सोचिए जरा इसकी बच्ची की दिमाग को। क्या बात है, ज़हीन बच्चे, ज़हीन बच्ची आगे जाएगी। अच्छा ये बताइए कि जब हम बात करते हैं रमज़ान की, तो क्या रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारियां घर पे रखना, इस किस्म के एहतमाम होते हैं? चांद रात की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, बाकायदा हर होती बंदे के अपने घर के सिस्टम होते हैं। जिस तरह हमारे घर में नहीं जाते चूड़ियाँ लेने के लिए, घर पे ही ना कोई एक बंदा बैठ के सबको मेहंदियाँ लगा देता है। चूड़ियाँ कुछ दिन पहले जाके ले आते हैं, उस दिन फिर रात को आपस में बैठ के पहन लेते हैं, खुद ही मेहंदियाँ शहदियाँ लगा के इंजॉय करते हैं। ये मेरी बेटियां जब दोनों इकट्ठी घर में होती थी तो वो एक दूसरे का यही करती थी, चूड़ियाँ, मेहंदी लगाना, ये डिज़ाइन बनाने। अब दोनों माशाल्लाह अपने अपने घर में हैं, तो लिहाजा अब वो अपने अपने घर में नंद से, इनसे, उनसे वो करती हैं। तो बाकी ये रिवाज बन चुका है कि वहाँ मेहंदी लग रही है, वहाँ चूड़ियाँ हो रही हैं, ये भी एक रिवायत है कि वहाँ जाना है, वो माहौल ही और होता है। अब हम शॉपिंग के लिए उस तरह नहीं जाते जैसे अपने लड़कपन में, बचपन में जाते थे कि वो लेना, ये लेना, वो। अब अपनी कमीज़ देखने लगें तो वो उसका साइज़ लगता है कि मेरे बड़े बेटे का साइज़ इतना हो गया हुआ है, यार ये उसके लिए दे दो, इसमें और कलर्स हैं कोई शौक़ किस्म के, तो उनके लिए ले लेते हैं। अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो दबानी पड़ती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर अपनी ख्वाहिशात कब पूरी होती हैं? होती रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी ज़िंदगी भरपूर गुजारी है हमने। दुनिया का कौन सा कोना है जो हमने नहीं देखा, और इसी शोबिस के हवाले से देखा। दुनिया का सबसे कौन सा कोना सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सारे कोने बहुत नहीं। स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा लगा हमें। मैं फर्स्ट टाइम गया इधर, तो हम बहुत, मैं नहीं गई स्विट्जरलैंड कभी, मुझे बड़ा शौक। जाओ कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर। भाई हम मरी गए हैं, हमने सुना कि वो पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड। वो मरी जैसी भी कोई जगह नहीं, मलका कोहसार है वो। हमारे अपने नज़ारे जो हैं ये उनसे मुकाबला करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड के बारे में बताएं ना। क्या बात है, क्यों गए, कैसे गए, क्या हुआ? हम तो ड्रामा करने गए थे और हमें ये नहीं पता था कि वहाँ किस किस्म का माहौल है। सुना स्विट्जरलैंड में ड्रामा? जी, स्विट्ज़रलैंड में भी बासिल एक शहर है, वहाँ भी किया, ज़्यूरिख में भी किया, इधर उधर जितने भी उनके शहर थे वहाँ हमने ड्रामा किया। स्टेज प्ले लेके गए हुए थे, वहाँ इंडियन भी आए हुए थे, वो गाने कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड में ही। ये वहाँ के एक्टर हमें मिले, वो जो जानते हैं पीटीवी के लोगों को, यहाँ के वक्त थे वैसे स्टेज ड्रामों की जो वीडियो जाती है वहाँ, वो भी डिस्कस हो रही थी। बहुत खूबसूरत, यानी वो बारिशों का जो सैलाब आता है ना, वो वहाँ भी सड़कों पे आ जाता है, लेकिन लगता है शीशा रखा हुआ किसी ने सड़क के ऊपर, सफाइयों का ये आलम है। क्या बात है। एक नन्ही सी ब्रेक के बाद वापस आए, या मुन्नी सी, जो आपको मुनासिब लग रही है। मैं तो बैठा ही हुआ हूँ, मैंने आपको जाने नहीं देना जी। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इतने हम वो जो कहते हैं ना हिस्टोरिकल गुफ्तगू में चले गए हैं, तो अभी मैंने ये भी जानना है कि सबसे ज्यादा दुनिया की जगह कौन सी बुरी लगी। होता है ना कि किसी जगह बंदा जाता है, अब हर बंदा टर्की जाके बड़ा खुश होता है। मेरा इस्तांबुल का पहला एक्सपीरियंस नहीं था अच्छा, अपेरेंटली मैं गलत साइड पे ठहरी हुई थी, दो साइडें। खैर, तो आई वॉन्ट टू नो कि आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा था, कि किधर गए, क्या हुआ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट स्टोरी, क्योंकि आपके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस भी बड़े फनी से हो जाते हैं। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव द एब्सोल्युटली फैबुलस अशरफ खान विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रमज़ान एट होम और हमारे साथ है हमारे लिविंग लेजेंड अशरफ खान साहब। अब तो कह सकते हैं लिविंग लेजेंड, वैसे तो मैं 15 साल से आपको लिविंग लेजेंड कह रही हूँ, और आप भी अपनी उम्र को बढ़ाने से इनकार करते। तो चेहरे पे हमने नहीं पूछा, एतराफ़ कर लिया मैंने कि अब वो मुंडे शुंडे नहीं रहे, हम बाबे हैं बाकायदा, सन्यासी बाबे नहीं, दूसरे बाबे। मैं उसी परेशानी में पड़ गई, मैंने कहा अब आप इस तरफ निकल गए, वो भी ठीक है। अच्छा, वर्स्ट फेवरेट प्लेस। अब जैसे कि आपने कहा स्विट्जरलैंड आपको बहुत अच्छा लगा, राइट? सो कौन सी जगह है जहाँ पे आप गए ये सोच के कि यार बड़ा मजा आएगा, और वहाँ पे जाके आपने कहा है कि है होता है? नेपाल ना करें जी, हम पीटीवी ही का सीरियल करने गए थे। उस सीरियल का नाम था उड़ान। वो पीटीवी ने और पीआईए ने मिल के किया था। शाहिद महमूद नदीम साहब उसके रूह रवान थे। वहाँ हमें मज़ा नहीं आया, लगा नहीं कि हम कहाँ आए हुए हैं, क्योंकि कोई ऐसी चौंका देने वाली बात नहीं थी
एक तो पहले डर गए हम कि यहाँ से वो प्याला है उनका जो एयरपोर्ट है उसके चारों तरफ जहाज़ हैं, वहीं पहला हादसा पीएए का जो हुआ था, जहाज़ गिरा था, वो उनकी कब्रें वहाँ बनी हुई हैं, ऊपर एक ग्राउंड सा है उसमें तो बस पूरे पैसेंजर्स और क्रू। वो खौफ था जब वहाँ लैंडिंग होने लगी कि यार ये वही जगह है, हाँ जी वही जगह। वो ऐसा तारी हुआ कि लैंडिंग हो भी गई, सब कुछ हो गया, शहर में भी चले गए, घबराहट नहीं खत्म हुई। घबराहट दूर नहीं हो रही थी। तो वो उजड़ा उजड़ा सा लगा हमें पूरे टूर में। अच्छा, मुझे श्रीलंका अच्छा लगा बट मुझे पाकिस्तान जैसा लगा। अच्छा, आप समझ रहे हैं? तो वो मेरे लिए श्रीलंका वाज दैट प्लेस वेयर आई वेंट एंड आई सेड हाँ बट ये तो मेरा पाकिस्तान इससे ज़्यादा प्यारा है। बंदा बाहर जाता है तो कहता है यार अपने मुल्क से ज़्यादा या अपने मुल्क से मुख्तलिफ कुछ मिले। तो श्रीलंकन लोग बड़े प्यारे हैं, दे आर लवली ह्यूमन बीइंग्स, दे आर वेरी वार्म, दे आर वेरी वेलकमिंग। लेकिन फिर दिल नहीं चाहा वापस जाने का। आप समझ रहे हैं ना कि कुछ जगहें होती है जब बंदा कहता है अच्छा देख लेता, इनफ। जबकि मुझे बचपन में बड़ा शौक था श्रीलंका जाने का, क्योंकि मेरी एक जो नैनी थी वो श्रीलंका से थी, वायलेट, जो हमें संभालती थी। तो मुझे बड़ा शौक था वहाँ पे जाने का कि मैं देखूंगी कि वो कहाँ से है। मैंने कहा वो तो मेरी किस्म की जगह से है। पाकिस्तान के कोने कोने ऐसे हैं कि आप देख के पहचान नहीं सकते। अगर उसकी पिक्चर देखें आप कि यार ये कहाँ का है जी, यहीं का है, कागान से आगे फ़लाँ जगह का, और हुंजा की तरफ, फ़लाँ की तरफ। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान में आपको कौन सी जगह सुकून देती है, जहाँ पे आप जाते हैं और आप कहते हैं बस रूह को, सोल को पीस मिल रही है? वो कौन सी जगह ये अपने घर में मिलता है सुकून, मौसम, और ये सब चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं। वो जहाँ भी जाता है वहाँ अपनी दुनिया बना लेता है। जब आप थके हारे अपनी फैमिली में जाते हैं शाम को, रात को, आप भी, हम भी, ये सारे भी जितने हैं, वो सुकून कहीं दुनिया में नहीं मिलता। आपको नींद नहीं आती है किसी और जगह चले जाएं, बिल्कुल। आप किसी होटल में चले जाएं, आपको उस जब कमरे में हमें नहीं जाना पड़ता है कराची, इस्लामाबाद शूट्स के लिए, तो हाँ साहब आपको भी पता है बंदा बहुत इरिटेट होता है, बिकॉज पहले 1-2 दिन तो आपकी नींद ही नहीं सेटल हो पा रही होती, और जब तक वो नींद सेटल होती है वापसी का टाइम हो जाता है। अपने घर में आप जाते हैं, आप लेटते हैं तो आप पता नहीं चलता कहाँ चले गए। बिल्कुल, ये है सुकून। सच्ची बात है। घर का दरवाजा खुलता है, अपना कदम अंदर रखते हैं और कहते हैं वाह। इसीलिए तो कहते हैं आई एम होम, बिकॉज होम तो फिर होम है। मैं अब आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी जी। आपके दिल में, आपके जहन में कोई ऐसी बात जो हमारे यंगर जनरेशन को या किसी भी एरिया के लोगों को, किसी भी जगह के, मतलब चाहे वो सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, आप क्या उनको मशवरा, क्या प्यारी बात, क्या पते की बात रमज़ान मुबारक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहेंगे? इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है माशाल्लाह, और हमारे कुरान में हर चीज़ का हल है, बीमारियों तक के इलाज उसमें है। उसे पढ़ें, उसको समझें, समझ के पढ़ें तो कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। नौजवानों के लिए यही है जो हमारी फील्ड के हैं कि बेटे इसको काम को काम समझ के करो। मैं पहले भी एक बार आप ही के शो में वाक़या सुना चुका हूँ कि लड़का कह रहा है ओ यार मैं रिकॉर्डिंग में फंसा हुआ हूँ भाई, नहीं बताइए ना, यहाँ से निकलूँगा तो फिर आऊँगा ना, मैं फंसा हुआ हूँ। मैंने कहा बेटे 3 लाख का तुमने मोबाइल पकड़ा हुआ है, 50 लाख की तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, घर भी अपना होगा बेहतरीन, तो तुम इस काम में फंसे हुए, इसी काम से चीज़ें लिए या कोई बिज़नेस भी करते हो? नहीं जी मैं तो यही है, शोबिज़ में हूँ। तो मैं उसको समझाया कि इसको काम समझ के काम करो, इससे जान ना छुड़ाओ, इससे जान छुड़ाओगे तो ये तुमसे जान छुड़ा लेगा काम। और हमने कितने आर्टिस्ट देखे हैं, बाय द वे व्यूअर्स, इन्हीं की बात में मैं ये एडिशन करना चाहूँगी कि काम को काम की तरह करें और उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो एक वक्त पे टॉप ऑफ द गेम थे और अब शायद नहीं हैं। देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा बनाया, जिन्होंने कम काम किया लेकिन इतना पैसा बना लिया कि अपने सर पे छत और एक इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बहुत से हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनके लिए अशरफ खान साहब ने, कबीर खान साहब ने, इन लोगों ने बड़े काम किए, बड़े एफर्ट्स किए हैं कि उनको कोई इमदाद मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए, इज्जत बाइज्जत अंदाज में, बस एम्बैरेस और ह्यूमिलिएट करके नहीं कि 50,000 तस्वीरें खींच के अखबारों में लगा दो कि जी उनको हमने 10,000 रुपए, इस तरह नहीं। 10,000 का चेक देते हुए 50 तस्वीरें बनती हैं इट्स वेरी, किसी बीमार आर्टिस्ट को, और बुरी बात होती है ये, उसकी वैल्यू, आटे का थैला देते हुए 50 तस्वीरें यूं यूं करके बनवाते हैं वो, ये बुरी बात। कि ईदी साहब की जब ट्रीटमेंट चल रही थी, जब वो SIUT में थे, तो मैं भी वहीं पे थी अपने किसी फैमिली मेम्बर की वजह से।
तो 2-4 दफ़ा जाके उनसे बात भी की, उनसे अपनी मतलब रिगार्ड मोहब्बत का इजहार भी किया कि जी आप बहुत बड़े आदमी हैं और मुझे भी दुआ दीजिएगा। देखिए ईदी साहब अल्लाह के बहुत ही कुछ ख़ास से बंदे थे, जाने के बाद भी हम उनको याद रखते हैं। मुझे 2 दफ़ा नर्सों ने कहा आपने इनके साथ तस्वीर बनानी है। मैंने कहा वो बिस्तरे में लेटे में तकलीफ़ में है, मैं क्यों तस्वीर खींचूं? कहते नहीं, जो भी इनको मिलने के लिए आता है वो तस्वीर ज़रूर खिंचवाते हैं। यानी कि एक बीमार बुजुर्ग के साथ आप तस्वीर खींच रहे हैं अपनी सोशल मीडिया की फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, बहुत अजीब लेवल पे पहुंच गए हैं। और एक बात और कि कभी भी किसी मुल्क के आर्टिस्ट के लिए मैंने अपीलें होती हुई नहीं देखी। हमारे पड़ोस तक में इसका सिस्टम ठीक होना चाहिए कि जो आर्टिस्ट फैमिलियां हैं वो खुशहाल हो, उनकी इतनी सपोर्ट हो रही हो कि उनको ज़रूरत ना पड़े हाथ फैलाने की या उनके लिए कोई हाथ फैला रहा हो। हमारे यहाँ सिर्फ यही है ये। अगर हम लोग एज अ कम्युनिटी देखिए, इस वक्त लेट्स बी रियलिस्टिक, स्टेट के बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जिनको उन्होंने एड्रेस करना है। इंशाल्लाह हमारे आर्टिस्ट के लिए कुछ चीज़ें हुई हैं बड़ी अच्छी, और भी होंगी, लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपनी बरादरी का ख्याल रखें? वो भी हो रहा है, साथ साथ वो भी होता है। अब फिर जिक्र आ रहा है, खुदा गरी के रहमत करे खालिद भट्ट साहब को, वो मुझे कहते थे सवेरे 8:45 बजे तैयार रहिएगा। मैंने हारन से हाथ नहीं उठाना। मैंने कहा खुदा का खौफ करें भट्ट साहब, 8:45 बजे कौन उठ के बैठा होता है? नहीं, तुसी उठोगे। वो हमने दूर जाना है, उकाड़े जाना है, वो वहाँ फना बीमार पड़ा हुआ है बेचारा, उसको देखने जाना है, वो उठ के बैठ जाएगा। तो हम जाते थे, ना सिर्फ खाली जाते थे, जो भी आर्टिस्ट होता था उसको हर तरह से मिल के आते थे। जो तरीका है ये हम आपस में तो कर सकते हैं, मगर ये बहुत कम तादाद में हो रहा है। हो तो रहा है, ये जब बढ़ जाएगा फिर सब सुखी हो जाएंगे। तो वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम सब जिम्मेदारी उठाते हैं, अब जैसे कि मैंने कहा कि हम अपनी कम्युनिटी का तो ख्याल रख सकते हैं ना, तो आप लोग भी, अगर आप टीचर हैं, आपस में सारी टीचर्स काम कर रही हैं, अब टीचर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर कोई एक टीचर किसी प्रॉब्लम में है या कोई ऐसा मौका ओकेजन आ गया जहाँ पे उनको हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उनके कहे बगैर, सोचे बगैर भी आपको उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। बात तो ये है ना कि एक तो एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को ना पता चले, एंड एट द सेम टाइम ऐसी कोई चीज करें कि अगले बंदे को कहे बगैर वो चीज हो जाए ना, बिल्कुल, ताकि अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन्ड हो। आप गिफ्ट के तौर पे भी कर सकते हैं। आप अगर जाएंगे कि जी ये हम आपकी हेल्प करने आए हैं, तो बड़े कम लोग हैं जो कंफर्टेबल होंगे। आप कहेंगे जी हम आपके लिए कुछ लेके आए थे, गिफ्ट वगैरह ये वो व्हाटएवर। आप 100 तरीकों से हेल्प कर सकते हैं। किसी का अस्पताल का बिल पे कर सकते हैं कुछ कहे बगैर, उसके अकाउंट में डाल सकते हैं, उसका नंबर ले लें उनके घर से, किसी से भी। यार इनका क्या कुछ निकाल तो नहीं रहे ना आप बगैर चेकबुक के, ना ATM कार्ड के बगैर, कुछ डालना ही है ना अकाउंट में। कहीं इनका नंबर दे दें यार प्लीज़, चुपके से, पता भी ना चले, उनको पता चल जाए कि इसकी अकाउंट में ये। हर कम्युनिटी अगर अपने मतलब टीचर्स, एक्टर्स, सिंगर, मतलब खैर मतलब हम लोग तो चले एक ही कम्युनिटी, सिंगर्स वगैरह व्हाटएवर, मतलब जो हमारे पेंटिंग वाले आर्टिस्ट हैं उनके भी यहाँ, जिनके हालात अच्छे हैं वो माशाल्लाह करोड़ों कमा रहे हैं एक एक पेंटिंग से, और जिनके नहीं हालात अच्छे वो लिटरली फुटपाथ पे हैं। सो हम लोग आपस में ही मिलके अगर अपनों के लिए करेंगे, देखिए अपने सिर्फ वो नहीं होते जो हमारे घर वाले या रिश्तेदार होते हैं, अपने हमारे वो भी होते हैं जो हमारी काम की फैमिलीज होती हैं। 90% तो हम अपनी इसी फैमिली में होते हैं। खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई ऐसी आफत आन पड़े तो वो घर वालों से वो अफसोस नहीं कर रहे होते, हमारे साथ कर रहे होते हैं, यार बड़ा दुख हुआ यार फलाने का बड़ा ये। तो ये हम 90% टाइम तो देते हैं अपनी बरादरी को, 10% बमुश्किल अपने घर वालों को देते हैं। थैंक यू सो मच, यू वेलकम ऑलवेज। बट आपका क्या शुक्रिया अदा करें, ये तो आपका ही घर, मेरा घर आने का बंदा कौन शुक्रिया अदा करता है। लेकिन चले, मुझसे मुलाकात हो गई, घर हो जाती है इस बहाने। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, बरकतों वाला महीना है, हमारे इस ब्रिलियंट लिविंग लेजेंड को दुआओं में ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये कुछ नहीं मांगते, ये सिर्फ कहते हैं बस दुआओं में याद रखना। दुआओं में याद रखना। सो इतनी सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ज़रूर पूरा कीजिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी ज़ैनब गोंदल, और उनसे बात करेंगे आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, डिहाइड्रेशन। हम खाने पीने की बातें तो करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो जब डिहाइड्रेट हो जाता है
यानी कि हमारे अंदर पानी की कमी हो ओए जाती होए। है तो कितने मसाइल होते हैं, ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रमज़ान एट होम। और जब रमज़ान की बात होती है तो सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे मशवरे लेके दें। और मशवरा देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्यारी सी ज़ैनब गोंदल, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है अरसा हो गया मिले हुए। ऐसे ही है, ये जुदाई बड़ी भारी पड़ती है हम दोनों बहनों को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज का टॉपिक डिहाइड्रेशन क्यों चूज़ किया आपने? डिहाइड्रेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि रमज़ान में हम लोग ऐसे खाने खा रहे होते हैं, ऐसा लाइफस्टाइल बना चुके होते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होना बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता चला जा रहा होता है। तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, अपने आप को साफ रखना और बॉडी को क्लेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें लगता है शायद सिर्फ पानी पीने से हम अपनी हाइड्रेशन पूरी कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं आप है। खुद ही मना करती हैं चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी, फिर आप कह रही हैं कि उससे हाइड्रेशन नहीं पूरी हो सकती, तो क्या करें हम फिर? बाकी चीज़ें भी तो अवॉइड करनी है ना, जैसे अच्छा, ओके। हाँ, शुगर समझ की अगर हम बात करें, जो चीनी है, अगर आप किसी भी शरबत को समझ रहे हैं कि आप वो पानी पी रहे हो, हाइड्रेशन पूरी कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस चीज़ में आपने वाइट शुगर डाल दी है वो आपके लिए, आप समझे, एक ही बात है कि आपने पानी पिया या नहीं पिया, क्योंकि वो उतना जो कंटेंट है आपकी बॉडी में, जितना वो हाइड्रेशन उसने देनी थी वो नहीं दे रहा होगा। नंबर 2, नमक का इनटेक हम बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, मिर्चों का, मसालों का। हाँ, बेतुका नमक डालना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। सुबह जो पराठे भी बनाते हैं उनमें भी नमक डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नमक का कंजम्पशन। पाती में भी नमक आ जाता है। और जिनको हाइपरटेंशन होती है Oh उन my बेचारों का क्या हाल होता होगा? अपने घर में से ये एक, हाइपरटेंशन यानी कि जिन व्यूअर्स, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, बिल्कुल। ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ व्यूअर्स, प्लीज़ घर में अगर हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तो उसके खाने के अंदर नमक एक्स्ट्रा ना ऐड करें। बिल्कुल। रोटी में नमक डालना ज़रूरी नहीं होता, चावलों में नमक डाल के उनको उबालना ज़रूरी नहीं होता। ऐसे ही ये हम गैर ज़रूरी चीज़ें करते हैं, जस्ट बिकॉज अम्मी करती थी तो हम भी करें। इन चीज़ों में से आप नमक रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब अगर आपने अपने पराठे में नमक नहीं लिया, आपने साथ ग्रेवी ली, आपने साथ अंडा लिया, आपने कुछ और लिया, उसमें आपने नमक कंटेंट अगर कम कर दिया, तो आप ये समझे आपने पूरे दिन में जो आपको प्यास लगनी थी, आपने उसका रेशो ही कम कर दिया। जो आपको 100% प्यास लगनी थी वो अब 50% लग रही होगी, क्योंकि नमक कम हो गया। अब बहुत सारे लोग एक और गलती जो करते हैं सहरी में, वो ये करते हैं, दही जो है हम या लस्सी जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप ज़रूर लें अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नमक, चीनी लस्सी में भी और दही में भी चीनी भर भर के मैंने लोगों को खाते देखा है। जिस दही में या लस्सी में चीनी नमक डल गया है, वो दही आपकी बॉडी में जाके सेम काम नहीं कर सकता। तो एक मिनट, आप कह रही हैं कि दही जब खाते हैं, हम तो घर में जब भी दही खाते हैं उस पर या तो शक्कर डाल देते हैं, या अगर लस्सी मुझे मीठी इतनी पसंद नहीं है, एक ऑड सी बात है, बाहर से अगर हो, हाँ। लाइक ग्वाल मंडी वगैरह से खानी हो तो वो तो फिर बड़ा मजा आता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन घर पे यूजुअली मैं थोड़ा सा, बिल्कुल जैसे एक चुटकी नमक डाला, दही, पानी बिल्कुल, और भुना हुआ जीरा, जबरदस्त। ये मैं पीती हूँ। क्योंकि मेरी जब मुझे लग रहा होता है ना मैं डाउन हो रही हूँ, तो तब मैं ये ज़रूर लेती हूँ। उससे नमकियात भी मैनेज हो जाती है। बिल्कुल। और ज़ीरा जो है आपके मैदे के जितने भी मसले होते हैं, दही के साथ मिलके उनको भी सॉर्ट आउट कर रहा होता है। अगर आपकी बॉडी में कोई बादीपन है उसको भी ख़त्म कर रहा होता है। इवन अगर आप टेस्ट के लिए थोड़ी सी डालना चाहें तो हल्की सी काली मिर्च डाली जा सकती है, लेकिन जो बाकी चीनी और बहुत ज़्यादा नमक और चाट मसाले और ये चीज़ें हम डाल के खा रहे होते हैं दही में, उससे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। जैसे मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि मुझे शायद डिप्राइव रखा गया है घर से, नमक चीनी कभी इतना दिया, चीनी खास तौर पे नहीं दी गई, तो लस्सी में मैंने कभी चीनी नमक नहीं लिया, तो मुझे उसके टेस्ट का नहीं पता। मुझे लस्सी का टेस्ट पता है कि दही है, उसके अंदर पानी है, दैट्स इट, और मुझे वो वैसे ही पसंद है। और जैसे ही पी लेती हूँ, मेरी पूरे दिन की जो एक प्यास का वो कंटेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये तो हो गई सहरी की बात। अब इफ्तार में हम लोग,
अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पूरा दिन हाइड्रेटेड रखेंगी अगर आप नहीं करते तो। अच्छा बेटा, एक चीज़ है, बहुत से लोग सुबह के वक्त मैंने नोट किया, मेरी दोस्त भी उस दिन मुझे मैसेज करी थी, यार इतने मज़े की आलू की वो खाई भुजिया अचारी स्टाइल। ओह, मैंने दिल में सोचा, एक तो तुमने आलू खा लिया, ऊपर से साथ में अचार खा लिया, तो प्याज और डबल प्याज। अब आप बताएं कि क्यों प्याज और डबल प्याज? आलू से क्या प्रॉब्लम होती है? प्याज से ज़्यादा आलू सिर्फ कार्ब्स आपने लिए, ऊपर से अचार, उसने आपको 2 से 3 घंटे के अंदर सारा खाना हजम हो गया। आप सारा दिन, आपको भूख लगेगी, क्या करोगे आप पूरा दिन, किस तरह से अपनी। और फिर जब कहो ना कि क्या वो सहरी नहीं की, नहीं पराठा खाया, उसके साथ इतनी आलू की भुजिया खाई, साथ में मीठी लस्सी पी, बंदा कहता है ये तो आपने सारी वो चीजें ले ली। बिल्कुल, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस दे रही थी, तो फिर क्या हुआ? नहीं, उस वक्त फुल तो हो गई Yeah. लेकिन वो सारी चीजें ऐसे करके आपके सिस्टम से निकली। और दूसरी चीज़ जो अचार है, जब हम उसको बना रहे होते हैं, या तो वो सरसों के तेल में प्रिजर्व हो रहा होता है या वो विनेगर में हो रहा होता है, और दोनों चीज़ें आपके निज़ाम हज़म को तेज़ करती हैं। तो वो आपने इस्तेमाल करनी है तो आप जरूर इफ्तार में इस्तेमाल करें, बिल्कुल, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, सारा कुछ हो जाए। बट सहरी में लेना, इसका मतलब है आपने तेजी से अपना खाना हजम करवा दिया और फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आप सर पकड़ के बैठे हो कि मुझे भूख लग रही है। और फिर हम कहते हैं कि पूरा दिन मेरे सर में दर्द हो रहा होता है। वो तो खैर डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि हम हाइड्रेशन अपनी मेंटेन नहीं करते। अच्छा, डिहाइड्रेशन की वजह से सर में दर्द और माइग्रेन क्यों होती है? मुझे कभी नहीं आज तक ये बात। क्योंकि आपकी बॉडी के जितने मसल्स और टिश्यूज होते हैं, वो अपना पानी जितना भी एब्जॉर्बेंट होता है वो सारा बॉडी से निकल चुका होता है। वो आप बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बॉडी को वर्किंग में रखने के लिए कोई एज सच जो फ्लूइड है वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। और जब बॉडी में एज सच फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, तो आपका सर जो है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस ब्रेन करना शुरू कर देता है कि सर में दर्द होना, बॉडी को टायर्ड रखना। ये 3-4 सिम्टम्स जो है ये डिहाइड्रेशन के आपने नोटिस किया होगा। इस जगह पे सबसे पहले दर्द शुरू होती है, आंखें दुखती हैं, सर की ये जगह ऐसे लगता है कि कोई धक्का मार रहा है। एग्जैक्टली, आपको ऐसा लगता है ब्लर नजर आना शुरू होना। ये सारी चीजें जो है ये आपकी डिहाइड्रेशन की कॉन्टिन्यूटी होती है और वो आपको कर रही होती है। अब हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें? सिर्फ सहरी की ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो सहरी शुरू करने से पहले आपको पता है आपने 4 बजे करनी है, 3:30 बजे करनी है। सबसे पहली चीज़, आप 1 ग्लास में 1 चम्मच चिया सीड्स जो है उसको सोक करके रखें और उसको पिए। अच्छा, अब चिया सीड्स बैसिल सीड्स तो नहीं है, वो तो मतलब तुख्मे दाऊदी होते हैं, ये तुख्मे दाऊदी होते हैं। हाँ, और ये पंसारी से मिल जाते हैं इजीली? बिल्कुल मिल जाते हैं। क्योंकि मसला ये है ना कि चिया सीड्स अगर आप मार्केट में उससे खरीदने जाओ दुकान से तो इतनी महंगी है। चले, तुख्म लंगा भी हम कर सकते हैं, आप तुख्म लंगा ले लीजिए। अगर पंसारी से मिल जाती है तो हाँ, मिल जाती है। क्या नाम है इसका? तुख्मे दाऊदी। तुख्मे दाऊदी। और तुख्म लंगा जो है वो आपके बेजल सीड्स आ गए, चिया सीड्स जो हैं वो आपके तुख्मे दाऊदी आ गए। मतलब बहने ही है, बट मतलब ऑब्वियसली चिया सीड्स की अपनी अफादियत है, बैसिल सीड्स की अपनी है, दोनों अच्छे हैं निज़ाम हज़म के लिए। आपने वो पी लिया, उसके बाद आपने दही बगैर नमक चीनी के ले ली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने पराठे में, अपनी रोटी में आपने नमक नहीं डाला। सालन को जो है आपने बहुत ओवर सॉल्टी और स्पाइसी नहीं किया, तो यू आर गुड विद दैट, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। कोई हाइड्रेटिंग ड्रिंक बताओगे? लोग यूजुअली ORS इस्तेमाल करते हैं सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए। हाइड्रेशन ड्रिंक दोनों का बताओ, ताकि आप मतलब क्योंकि मेन तो आपका टाइम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने का होगा इफ्तार से लेके सहरी तक। बिल्कुल। और आपको पता है लोगों से 2-2.5 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता इस टाइम में। अगर हम बैलेंस आउट इसको इस तरह से करें कि 1 पानी का ग्लास जो है हम वो इफ्तार करते ही ले लें, 1 पानी का ग्लास हम लोग अपनी मगरिब की नमाज के बाद ले लें, 1 ग्लास जो है वो इशा की नमाज से पहले, 1 ग्लास इशा की नमाज के बाद, तो आप देखें 4 ग्लास पानी हमारा यहीं पे ही पूरा हो जाता है। 1 ग्लास अगर आप रात को सो रहे हैं तो सोने से पहले ले लीजिए। 5 ग्लास पानी आपका दिन में 8 करने थे, 5 हमने यहीं पे ही पूरे कर लिए। अब बाकी 3 जो है वो हम सहरी में इस तरह से करें, 1 हमने चिया सीड्स में दे दिया पानी का ग्लास, 6 हो गए। 7वां ग्लास अपना खाना खाना से पहले पी लीजिए और 8वां ग्लास जो है वो अपनी सहरी बंद करने से पहले आप पी लें। तो आप सॉर्टेड हैं, 8 ग्लास पानी भी हो गया आपका। आपने ओवरडो भी खुद को नहीं किया कि बहुत पानी का बर्डन भी बॉडी पे नहीं आया, और आपने खुद को हाइड्रेशन की तरफ जो है वो एक पुश दे दिया है कि आप हाइड्रेटेड रहें। अब जो गलती हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम लोग अपनी बॉडी से पानी निकालने वाली जो काम है ना वो ज़्यादा करते हैं। जैसे
चाय जो है वो बहुत ज़्यादा, चाय कॉफ़ी लोग फ़ौरन इफ्तार के बाद भी पीते हैं, रात को सोने से पहले भी पीते हैं। वो भाई आखिरी घूंट चाय का लेके रोजा रखते हैं। एग्जैक्टली सहरी में भी 2 कप, मैंने लोगों को लिटरली 2-2 3-3 कप सहरी में चाय पीते कि देखा भाई है। दिन में जो चाय पीनी थी उसकी क्योंकि तलब होगी तो वो अच्छा व्यूअर्स, एक बात मैं एक्सप्लेन करती हूँ। होता पता है क्या है, आपके पेट में इतनी सी जगह है, आप उसके अंदर चाहे डबल डाल दें, ट्रिपल डाल दें, आप अजियत में होंगे, आपके लिए आसानी नहीं पैदा होगी। ऐसे ही है, चाय का 1 कप और 3 कप आपको असर वही देने वाला है। बिल्कुल। तो प्लीज सहरी में 1 ही कप चाय का पिए अगर पीना है। आइडियली अगर ना पिए तो बेहतर है, क्योंकि बेहतरीन। उसके बाद आपने वैसे ही मतलब नमाज पढ़नी है, उसके बाद थोड़ी सी तिलावत कुरान यूजुअली लोग करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। बिल्कुल। और आइडियली अगर चाय देखा पिएंगे जाए तो आपके सारे तबक रोशन हो जाएंगे। 8 ग्लास आपने वैसे पानी पीना है, और अगर एक चाय के कप के मुतबादिल हम बात करें तो आपने 2 ग्लास पानी पीना है, चाय और आइदर कॉफ़ी, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए। आपने 2 कप भी चाय पी, यानी आपने 10 ग्लास पानी पीना है। तो 10 ग्लास को जो है वो मैनेज करना, या 12 ग्लास को मैनेज करना इज़ क्वाइट अ टास्क, और उस टास्क को मीट करना मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी चाय को कम कर दें, या अपनी कैफ़ीन इनटेक को थोड़ा कम कर दें, या अपनी पत्ती थोड़ी कम डाल लें, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए खुद को एक हाइड्रेशन का कंटेंट देना। अब एक और जो चीज़ हम कर रहे होते हैं इफ्तार में, वो हम ये करते हैं, फ्राइड आइटम्स लें, ज़रूर लें। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी रमज़ान की एक जो रौनक है आप उसको ख़त्म कर दें, लेकिन उस रौनक को रौनक ही रखें। अब बहुत ज़्यादा नमक मिर्चों वाले फ्राइड आइटम्स अगर लेंगे तो आपकी बॉडी में जितना पानी था वो भी बॉडी से निकल जाएगा। अच्छा, अब मैं जाना चाहती हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये तो आपने सर की दर्द तो ये बातें बता दी, लेकिन लॉन्ग टर्म जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, मेरी बहुत बुजुर्गों से इस बात पे आर्ग्यूमेंट भी होती है, झगड़ा भी होता है। वो कहते हैं बेटे 1-2 ग्लास से ज़्यादा नहीं पिया जाता, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। बात ये है कि आपकी किडनी जो है वो ओवरबर्डन हो जाती है अगर आप गुर्दे। पानी कम पीते हो, तो आपके गुर्दे, आपका पानी का निज़ाम, फॉर एग्जांपल 8 ग्लास आपने पीने हैं, आप अगर दिन में सिर्फ 2 ग्लास पी रहे हो, आपके बॉडी के मसल्स को भी पानी चाहिए, टिश्यूज़ को भी पानी चाहिए, आपके सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनको काम करने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो आपका खून जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा, यानी मोटा होना शुरू हो जाएगा, उसका बॉडी में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, आर्टरीज में उसका फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रेट और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा शूट करना शुरू कर देता है, जैसे हम अक्सर देखते हैं आंखों में खून का आ जाना, या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का रहना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब कुछ पानी कम पीने की वजह से ही होता है। अगर आप पानी पीते हो, आपका ब्लड जो है वो थिक नहीं होता, वो थिन रहता है, आपका जो फ्लो है बॉडी में वो खून का अच्छा रहता है। तो आप सिंपल एक देखें, अगर आप, हम एक सिंपल सी बात, मैं इसे एक्सप्लेन रैप अप कर देती हूँ। जिसको माइग्रेन ज़्यादा होती है उसकी बेस्ट एक ही एक्सरसाइज आज तक निकली है, सजदा करना। सजदे में क्या होता है, आपका ब्लड का फ्लो जो है वो दिमाग की तरफ तेज़ हो जाता है। आप अगर पानी ज़्यादा पीते हो, ब्लड फ्लो बॉडी में आसान होगा, वो आपकी ब्रेन तक ऑटोमेटिकली पहुंचना शुरू हो जाएगा, आपके ये सारे मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। और बाय द वे, जब आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो भी जाता है तो उससे वो एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी रखता है। बिल्कुल, वो आपकी एजिंग को रिवर्स करना शुरू कर देता है। हम इतने महंगे महंगे सीरम्स, क्रीम्स अप्लाई भी करते हैं, अंदर भी डालते हैं जो सप्लीमेंट्स है ले लेके, लेकिन सिर्फ पानी पीना अगर शुरू कर दें तो हम ठीक हो सकते हैं। और बात यह है कि पानी पीना शुरू कर दें तो उसको पीने का तरीका भी सीखे ना। अच्छा, अब आपने 8 ग्लासेस की बात तो कर दी और आपने तरीका भी बता दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं सुबह उठते ही ना 1 लीटर पानी पी लेते हैं। हाय अल्लाह, 1 लीटर पानी, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को। बिल्कुल। कुछ लोग 2-2 ग्लास पीते, कुछ लोग 1 पूरा लीटर बोतल, बल्कि 1.5 लीटर वाली वो जो बड़ी बोतल होती है उसको कंज्यूम करते हैं और कहते हैं भी सारा दिन हमें प्यास ही नहीं लगती। उसके बाद फिर कहीं शाम को जाके फिर कोई 1-1.5, तो एक साथ सारा पानी पीना ज्यादती है अपने आप के साथ। क्या मतलब, पानी तो फिर भी जा रहा है। नहीं, आपके जो बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी जाता है, आपके गुर्दों पे बर्डन पड़ता है,
आपके गुर्दों को आप समझें जहां 10% या 20% काम करना था, आपके बहुत ज़्यादा पानी के बर्डन करने की वजह से वो 120% उसको काम करना पड़ रहा है। अब आपका गुर्दा अगर तेज़ काम करेगा तो उसके जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, एक साइंटिफिक टर्म आ गई, जितने भी उसके न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने ब्रेन ने उसको फंक्शन किया कि तुमने ये काम करना है, वो डबल अप स्पीड अप हो जाएगा, आपका यूरिनेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और आपके बॉडी के सेल्स कोलैप्स करना शुरू कर देंगे। अब दूसरा मसला जो लोग करते हैं वो सुबह सुबह उठते ही पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर भी डाल के पीते हैं। हाँ, बट ये तो आप न्यूट्रिशनिस्ट खुद रेकमेंड कर रहे थे कि सुबह सुबह उठो तो सेब का सिरका डालो। इसी स्टूडियो में मॉर्निंग एट होम में 100 दफ़ा ये बात हुई है। उसको पीने का एक तरीका है। मतलब खुद कहते हैं सिरका पियो, फिर कहते हैं सिरका ना पियो। एप्पल साइडर विनेगर पीने का एक तरीका है और उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जो सेब का सिरका है, अगर वो डायरेक्टली आप कंज्यूम करोगे, आपका टूथ का जो इनेमल है, दांतों के ऊपर जो एक लेयर होती है, वो ख़राब हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे, आपके जो स्टमक की लाइनिंग है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहते हो, आपकी हेल्थ के लिए नो डाउट एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी यूजेज पे डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ कर रहे हो आप। अगर आपने एक पूरे ग्लास में भरकर हाफ टी स्पून एप्पल साइडर विनेगर डाला है और आप उसको स्ट्रॉ के साथ कंज्यूम कर रहे हो और एक बार कंज्यूम कर रहे हो पूरे दिन में, फिर ठीक है, फिर वो आपको एज सच मसले कॉज नहीं करता। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को अपने सैलेड्स पे डाल के लोगे तो भी बेहतरीन हो जाएगा। भाई बात ये है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, डिहाइड्रेट करने वाली चीज़ें, और ये सिर्फ रमज़ान मुबारक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसे ही 8 से 10 ग्लास पानी आपने हर रोज़ पीने हैं और उसके अंदर हाइड्रेटिंग चीज़ें भी कंज्यूम करनी है। एक और चीज़ जो बॉडी को बड़ा अच्छा हाइड्रेट करती है वो है कोकोनट वाटर। यस, खोपरे के अंदर जो पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वो भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन खैर, थैंक यू सो मच ज़ैनब। थैंक यू। आई विल सी यू अगेन सून इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। व्यूअर्स, आज का टॉपिक जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इनिशियली आपसे बात की कि भाई हमें सुलह करनी चाहिए, पॉजिटिव अंदाज में लोगों के साथ चलना चाहिए। ब्रेक के बाद कलाम सुनते हुए ही आएंगे और हमारा टॉपिक है गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, इल्हाम की रिमझिम। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा गबशी, सूरज को उभरने देता तेरा गबश, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है, इल्हाम की रिमझिम। अब और बयां क्या
किसी से तेरी मिदहा अब और बया क्या हो, किसी से तेरी मिदहा ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। इल्हाम की झिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुना, हाफिज़ मोहम्मद वसीम अब्बास की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम पेश करते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अब व्यूअर्स, हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली राउंड स्कॉलर हैं। इनके स्टूडेंट्स, जो लोग इनसे गाइडेंस लेते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई अल्लामा शफ़ात रसूल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑलवेज़ अ प्लेजर जब आप प्रोग्राम पे आते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं। और आज का टॉपिक भी हमने थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस पे लोग बात करने से भी डरते हैं और कतराते हैं, और आपने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया, थैंक यू। एक पुरअमन सोसाइटी अगर हमने बनानी है, क्रिएट करनी है, हमें क्या करना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना का क़याम किया तो उस रियासत के क़याम की असल जो बुनियाद थी वो मीसाक मदीना था। मीसाक मदीना को अगर आप देखें तो उसको हम चंद नकात पर उसे तकसीम कर सकते हैं। पहला नुक्ता ये कि उस मीसाक मदीना में सबसे पहली चीज़ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे लिखा वो था ला इकराह फिद्दीन, कि किसी पर जबरन अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपना दीन, अपना मज़हब उसे मुसल्लत नहीं किया जाएगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की थी उसमें मुसलमान भी थे, उसमें गैर मुस्लिम भी थे, उसमें अहले किताब भी थे, उसमें वो लोग भी थे जो कबाइल अरब से जिनका ताल्लुक़ था, और कबाइल अरब में से अक्सर कबाइल का ताल्लुक़ एतक़ादी तौर पर हम कह सकते हैं कि वो शिर्क के साथ था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की वो एक मखलूत अवाम पर मुश्तमिल एक रियासत थी। तो आपने उसकी सबसे पहली जो बुनियाद रखी पुरअमन माशरे की, वो आज़ादी फ़िक्र पर रखी और मजहबी आज़ादी पर रखी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। बिल्कुल, जिस कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान भी क़याम में आया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो तकरीरें की थी उसमें भी यही था कि हम उस रियासत को बनाने जा रहे हैं इंस्पिरेशन आई कि जिसमें जो मस्जिद में इबादत करना चाहे मस्जिद में करे, जो मंदिर में, गिरजा में, कलीसा में करना चाहे उसको उसकी आज़ादी होगी। और ये कायद-ए-आज़म से जब पूछा गया कि आप रियासत तो बना रहे हैं तो उसका निज़ाम कहाँ से लाएंगे, उसका निज़ाम कब मुरतब करेंगे, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी कहा था कि रियासत हम कायम कर रहे हैं, उसके लिए निज़ाम मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, निज़ाम मेरे आका 1400 साल पहले मदीना में कायम कर चुके हैं। बेशक। और उसका जो सबसे वाज़ेह जो चीज़ थी वो थी आज़ादी मज़हब। जहाँ भी लड़ाइयाँ आज होती हैं रियासतों में, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो वहाँ की डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है वो अक़लियतों को दबाने की कोशिश करती है, तो इससे उनके हुकूक तल्फ़ होते हैं, और जब हुकूक तल्फ़ होंगे
वायलेंस होगी तो माशरे में अमन और अमान का ख़ात्मा होगा। दूसरी बात उस माशरे के क़याम के लिए बाहमी एहतराम ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। हम में जो छोटा बड़े का अदब नहीं करेगा और जो बड़ा छोटे का एहतराम नहीं करेगा वो हम में से नहीं है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हेड ऑफ़ द स्टेट थे ना, हेड ऑफ़ द रियासत थे। अब आप देखिए कि आपने इस मज़हबी आज़ादी को किस तरह एहतराम दिया। आपके पास एक लड़का आता था, वो यहूदी था, आपका काम करता, आपके साथ बैठा रहता था। वो बीमार हुआ तो कुछ दिन आया नहीं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो किधर है, कि चलो वो बीमार है। तो साहबा से आपने फरमाया चलो हम उसकी जाके इयादत करते हैं। आप उसके पास गए और उसके इयादत की, और इयादत करने के दौरान आपने उसको कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे। तो उसका बाप उसके साथ खड़ा था जो यहूदी था। उसने कहा बेटा तुम इनसे प्यार करते हो? उसने कहा कि हाँ अब्बा जान मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर फरमाया फिर तुम्हें चाहिए कि तुम इनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अब ये आप देखिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ़ द रियासत थे और आप एक गैर मुस्लिम बच्चे को, किसी लीडर को नहीं, किसी सरदार को नहीं, यहूदी का एक आम बच्चा, उसकी इयादत के लिए आप तशरीफ़ ले गए। फिर साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हम बाज़ार में बैठे थे तो एक जनाजे का गुज़र हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो साहबा कराम भी खड़े हो गए, और जब जनाजा गुज़र गया तो सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो यहूदी का जनाजा था जिसके एहतराम में आप भी खड़े हो गए और हम भी खड़े हो गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो यहूदी था, लेकिन उससे पहले उसका एक शनाख्त है, उसका एक तारुफ़ है, उसका एक तशख़्ख़ुस है, वो ये कि वो इंसान था। अब अगर आप पुरअमन माशरा क़ायम करना चाहते हैं तो बाहमी एहतराम की ज़रूरत है, मज़हबी आज़ादी की ज़रूरत है, और हर एक को उसकी हुकूक़ की अदायगी की ज़रूरत है। फिर चौथा पॉइंट माशरा, पुरअमन माशरे के लिए कि वहाँ पर अदल और इंसाफ़ हो। अदल और इंसाफ़ के सामने ना कोई मज़हब की तफरीक देखी जाती है, ना कोई ज़ात, रंग और नस्ल और ज़ुबान की तफरीक की देखी जाती है। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाह शुहदा बिल क़िस्त। ऐ ईमान वालो तुम्हें ईमान के तराजू को बराबर रखना होगा। उसमें अगर कोई तुम्हारे इंसाफ से किसी को सज़ा मिलती है, वो तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कराबादार ही क्यों ना हो, तुमने इंसाफ के तराजू को बराबर रखना है। अगर हम इन 4 पॉइंट पर अमल करें तो माशरा जो है वो पुरअमन होगा, माशरा सलामती वाला होगा, और माशरे में किसी किस्म की वायलेंस नहीं होगी। अल्लामा साहब ऐसा क्यों होता है? मुझे बात बहुत चुभती है, पर्सनली बहुत चुभती है कि पाकिस्तान से जब हम बाहर जाते हैं, ज़्यादातर मतलब सऊदी वगैरह जाएँ, यूएई तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वहाँ पे भी गैर मुस्लिम से टाकरा होता है तो उनको सलाम साहब कहते हैं सारे। पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं हमारे, क्रिश्चियन कम्युनिटी होगी, हुएवर, तो उनके साथ इतना बुरा सलूक होता है। क्या बात फिर फाइनेंसिस पे आ जाती है कि वो इतने अमीर नहीं होते तो उनको हम दबाते चले जाते हैं, और जो बाहर के मुल्क में ऑफ कोर्स उनकी अथॉरिटी है, वो आगे से आप ज़रा सी कोई बात लेफ़्ट राइट करें वो पुलिस को फ़ोन कर देंगे, आप पे केस हो जाएगा। आप ज़रा सा किसी से ऊंच नीच की बाहर बात करें तो वहाँ पे तो इस चीज़ की रिगार्ड की जाती है, और बाहर तो आपको रिलीजियस थॉट प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। आप किसी भी मज़हब में नहीं यकीन रखते तो आपको कोई कुछ नहीं कहता, वो आपका पर्सनल मैटर है। देखिए बात यह है कि इसमें जिस तरह मैंने तमहीद बांधी, मुझे पता था कि यह सवाल आपकी तरफ से आ सकता है, क्योंकि ये जो आपका चीज़ का तो गिला है अल्लामा साहब, क्योंकि मैं बाहर पूरी दुनिया घूमी है, वहाँ पे वही लोग जो यहाँ पे बैठ के गैर मुस्लिमों को बुरा भला कह रहे होते हैं, वहाँ पे जाके उन्हीं के दफ्तरों में काम करके सलाम साहब कहते हैं और उनकी खिदमतें भी करते हैं। ये क्या बात हुई? जिस तरह आपने पूरी दुनिया को देखा और उसमें आपने इन मसाइल पूरी को तो नहीं देखा, ख्वाहिश अच्छा, हम क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो वहाँ ये सवालात हमसे होते हैं बिल्कुल कि आप पाकिस्तान में अपनी मिनॉरिटी के साथ क्या कर रहे हैं, जबकि यहाँ मुसलमान मिनॉरिटी में हैं, यूरोप में, अमेरिका में, और उनके साथ ऐसा मामला वहाँ नहीं होता। मैंने इसलिए आपके पहले सवाल के ज़िम्मन में इस हकीकत को वाज़ेह किया कि जो नज़रिया इस्लाम है वो हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं अब आइए मैं आपको एक हवाला देता हूँ कुरान पाक से,
और आम मुसलमान को भी ये आयत पूरी अगर याद ना हो तो इसके चंद कलमात ज़रूर याद हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त अता फ़रमाई, उसे मुकर्रम बनाया। अब इसमें बनी आदम का लफ्ज़ है, इसमें मुस्लिम की बात नहीं है। बिल्कुल। अब आप देखिए सूरह फातिहा की दूसरी आयत, पहली आयत आप पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, की तारीफ़ है अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। कहीं भी रब ने अपना तारुफ़ कराते हुए रब्बुल मुस्लिम रब्बुल मोमिन नहीं कहा, वो रब्बुल आलमीन है और हमेशा यही तारुफ़ अपना कराता है। अब एक हदीस पाक सामने रख लीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि ये जो मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह कहते हैं मैं उनके लिए ऐसे हूँ जिस तरह मैं उसका सरबरा। अब मसला ये है यहाँ पर कि हम अपनी आवाम को अपने ज़राया अबलाग के ज़रिए से मोटिवेशन नहीं देते, इन बात की मोटिवेशन नहीं उनको दी जाती कि जो आप रवैया इख्तियार कर रहे हैं वो रवैया पाकिस्तान के आइन कानून के भी ख़िलाफ़ है, वो रवैया अखलाक हसना के भी ख़िलाफ़ है, वो रवैया दीन के बुनियादी फ़िक्र के भी ख़िलाफ़ है। आप इस मौजू पर ये प्रोग्राम कर रही हैं, आपने कितने प्रोग्राम किए होंगे इस तरह के कि जिस तरह आप लोगों को सिखा सकें, लोगों को बता सकें। और हमारे पास 24 घंटे टीवी चैनल चलते हैं, आप उनको देख लीजिए, उसमें भी कोई अखलाकी तरबियत के प्रोग्राम नहीं होते। लोगों को अगर अवेयरनेस दी जाए और उनको बताया जाए कि हमारे और गैर मुस्लिमों के दरमियान जो सबसे बड़ी कदर मुश्तरक है वो इंसानियत है और वो आदमियत है, और रब्बुल आलमीन ने एक आदम को मुकर्रम बनाया है, ख़ाह वो आदम मुसलमान हो, बनी आदम किसी और मज़हब और मसलक से हो। यहाँ पे अल्लामा साहब आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैंने आपसे एक चीज़ शेयर करनी है जो मेरी बचपन की सहेली ने कनाडा में की, लेकिन वो मैं शेयर करूँगी व्यूअर्स आपके साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रमज़ान एट होम और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में बात करते हुए बहुत से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे अल्लामा साहब बहुत दलेर और बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं बात को अगले लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। अल्लामा साहब, मेरी एक दोस्त है, कनाडा में रहती है। जब तक वो पाकिस्तान में रहती थी तो उसके दिमाग में बड़ी डिफरेंट इंप्रेशन थी वेस्ट की और वहाँ पे मामलात की। तो कहती है कि यार मैं एक दफ़ा ना गई, इन्होंने क्रिसमस पार्टी पे बुलाया, मैं गई, वो लोग अपने जो भी काम कर रहे थे, मैं वहाँ गई, सबसे मुलाकात की, हेलो हाई किया, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, वहाँ पे गए, पूछा कि भाई खाना हलाल है, तो क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स को भी इनवाइट किया था तो उन्होंने सारा एहतमाम जो है वो खाने पीने का हलाल ही किया हुआ था। कहते कुछ खाया शाया खाना और घर आ गए। कहते फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई जब हम अपनी ईद मिलन पार्टी करते हैं तो हम इन सब लोगों को, अपने दफ्तर वालों को क्यों नहीं बुलाते? अब आपने ये तो सुना होगा कि बाहर के मुल्क में जब क्रिसमस आती है तो सारे क्रिसमस पार्टी हर दफ्तर में होती है, क्रिसमस पार्टी, ऑफिस क्रिसमस पार्टी होती है। इन्होंने जब उसके बाद पहली ईद आई, उस पर उन्होंने रमज़ान मुबारक के बाद एक ईद मिलन पार्टी रखी, जिसमें जैसे कि उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा मुस्लिम से ज़्यादा तादाद नॉन मुस्लिम्स की थी और वो इतना इंजॉय करके गए। अब देखिए कि उनका मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कितना एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा होगा। तो ये चीज़ें हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे किसी नॉन मुस्लिम को आप हैप्पी क्रिसमस कह देते हो तो एक स्यापा पड़ जाता है। मेरा ख्याल ये है उसकी क्रिसमस हैप्पी होना, हमारी तो क्रिसमस नहीं है। जिस तरह वो हमें कहते हैं ईद मुबारक, इतना कह देना, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी नेगेटिविटी आती है। अल्लामा साहब, आपने 3-4 बातें की, तो मैं 3-4 बातों को बड़े इख्तिसार के साथ लेता हूँ। प्लीज़। पहली बात तो ये है कि किसी भी मज़हब की मजहबी तकरीब में, बिलखुसूस खुशी की तकरीब में जाने से इस्लाम नहीं रोकता। ठीक है। दूसरी बात ये तो है, उसने गलत नहीं किया, दूसरी बात ये है कि हैप्पी क्रिसमस का माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी और मुबारकबाद देना है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। आप कुरान को पढ़ लीजिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को पूरी तफसील से बयान फरमाया है। न सिर्फ विलादत को बल्कि हज़रत बीबी मरियम के हमल के अयाम को भी बड़ी तफसील से बयान फरमाया। फिर जिस अंदाज से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए
उस पूरी कैफियत को भी रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया। फिर आगे फरमाया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंत, जहाँ भी अल्लाह ने फरमाया मेरे ईसा तुम जाओगे वहाँ बरकत ही बरकत होगी। ये एक मुबारक का लफ्ज़ है। लिहाजा अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर मुसलमान उन्हें जाके ईद उनको मुबारकबाद देते हैं तो अज़रू शरा इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मुझ पर ईमान उसका मुकम्मल होगा जो हज़रत आदम से हज़रत ईसा तक सारे अम्बिया पर ईमान लाएगा। दूसरी बात कि अहले किताब के बारे में सूरतुल माइदा में रब्बुल आलमीन ने बड़ी वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे लिए इनका खाना हलाल है और इनके लिए तुम्हारा खाना हलाल है। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लहुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। तुम्हारे लिए अहले किताब का ताम जो है खाना पीना उसे हलाल किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर जो चीज़ें हराम और मकरूह हैं हमारे मज़हब। देखिए वो जो मकरूह है सिर्फ कुरान, हराम चीज़ें सिर्फ कुरान में 4 हैं, उनके अलावा सब चीज़ें आप अहले किताब के यहाँ पकी हुई आप उसको खा सकते हैं। मैं आपको एक और कदम आगे लेके जाना चाहता हूँ। हदीस पाक में कि तुम अहले किताब का ज़बिया खा सकते हो। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला ने मजमईन और दीगर के ज़हनों में ये सवाल पैदा हुआ कि वो तो जब ज़िबा करते हैं तो उस पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, लेकिन फरमाया कि अल्लाह का नाम नहीं लेते अगर वो ज़बीहा यानी ज़िबा करते हैं और ज़िबा भी उस तरीके से झटके से नहीं ज़िबा करते हैं तो उस पर अल्लाह का नाम भी लें तब भी वो तुम्हारे लिए हलाल है। ठीक है। और बिलखुसूस यहूद के बारे में इस हकीकत को ज़हन में रखिए कि यहूद का जो ज़िबा का तरीका है वो बिल्कुल हमारे ज़िबा के मुताबिक है। मैं अमेरिका में यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे वहाँ रेस्टोरेंट में ले गए तो उन्होंने कहा जी ये यहूद यहाँ पर रहते हैं तो इनका सारा ज़िबा का मामला खाना पकाना वो तकरीबन इस्लाम के मुताबिक है। और ये हकीकत कुरान ने भी बयान की है कि शरीयत मूसवी और शरीयत इस्लामिया में 90 से ज़्यादा % नकात जो हैं वो मुश्तरक हैं। अगला मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम ने अहले किताब के साथ शादी की इजाज़त दी है। जब आप किसी अहले किताब में से किसी औरत को ब्याह के अपने घर लेकर आएंगे तो उसके हाथ का आप खाना भी खाएंगे, उसके हाथ का आप पानी भी पिएंगे, उसके साथ आप ज़िंदगी भी गुजारेंगे, उसके साथ आपका उठना बैठना भी होगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो 4 चीज़ें जो इस्लाम ने जिनको हराम की है उनके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आप उनके साथ खा और पी सकते हैं। अब आखिरी जो बात है ना कि आप कहते हैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं आपका ये जो लास्ट बयान है इसको आपका पैगाम के तौर पे भी प्रेजेंट करना चाहती हूँ। जी। अब जो आपने कहा कि पाकिस्तान में आप ऐसा नहीं देखती, मुझे आज तकरीबन 20 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि मैं इंटरफेथ पर काम कर रहा हूँ। मुझे पता है। मेरे पास तमाम मज़ाहिब के लोग मेरे पास आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, मैं उनके साथ उनकी ईद भी मनाता हूँ और अपनी ईद पर भी उनको बुलाता हूँ, उनके साथ क्रिसमस भी मनाते हैं और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की जो खुशी होती है उस पर हम उनको बुलाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम ने कहीं भी सोशल कंडक्ट्स को अदा करने से इस्लाम ने नहीं रोका। इस्लाम के बारे में जब आप सही अंदाज से सही तरीके से मोटिवेशन नहीं देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर आपने कहा कि वहाँ जाके लोगों को पता चलता है, इसलिए कि वहाँ एक ऐसा माहौल होता है जिससे उनको बहुत कुछ समझने की मौका मिलता है, बहुत कुछ समझने का उन्हें मुयस्सर आती हैं चीज़ें, बहुत चीज़ें देखने के उनको मौके मिलते हैं वहाँ पर। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, हमारा सोशल मीडिया अगर पॉजिटिव प्रोग्राम करे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी हकीकत तक पहुंचने के लिए किसी को दिक्कत पेश नहीं आएगी। क्या खूबसूरत पैगाम दिया आपने रामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज़ एन ऑनर एंड अ प्लेजर बीइंग इन योर कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आप इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर, पीस के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। बहुत बड़ी बात है और ये एक बड़ी टफ़ एरिया है टू वर्क ऑन। सो शुक्रिया आपका अदा करना एज ए नेशन हमारा फ़र्ज़ बनता है। और आज के शो को हमने कंक्लूड करना है। इतने खूबसूरत पैगाम के बाद अब हमें क्या सुनाते सुनाते शो को क्लोज़ करेंगे, क्या पेश करेंगे? जी ये बड़ा खूबसूरत कलाम है और हमारे हस्बे हाल है, क्योंकि हमारी खुशी, हमारी गम, हमारी हर चीज़ की सेलिब्रेशन जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से है।
तो उसी हवाले से ये कलाम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती की क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती की क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी से आगाकार हूँ, आका बड़ी नदामत है, से आगाकार हूँ, आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारो मदार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर
तो सारे बाहर आप से है।